विनोद क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोगों ने यमुना नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था, पार्ट 1, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि यमुना जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, उसके उद्गम स्थल से लेकर के हमने पढ़ा था कि कैसे हरियाणा के विभिन्न जिलों से गुजरते हुए यह नदी जो है दिल्ली आती है और दिल्ली के बाद में गौतम बुद्ध नगर के पास, गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा के पास इस नदी में एक नदी जो कि सहारनपुर से निकल करके आती है। सहारनपुर में शाकंभरी पहाड़ियों से, जो कि शिवालिक पहाड़ी का अंग है, वहां से एक नदी हिंडन नदी आती है और नोएडा के पास आकर के यमुना में मिल जाती है। फिर आज के क्लास में हम लोग मूलतः उत्तर प्रदेश में और किन किन शहरों से होकर के यह नदी बहती है, कौन कौन से प्रमुख नगर है उनका नाम, और इसमें मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। दिल्ली के बाद यमुना जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख स्थल है मथुरा, जो कि हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। और मथुरा के बारे में आप लोग जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मानी जाती है। यही मथुरा वृंदावन में यह नदी बहती है। उसके बाद यह नदी जो है मथुरा के बाद आगरा पहुंचती है। आगरा आप लोग को पता होगा कि बड़ा ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है, जहां शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में एक मकबरा बनाया था, जिसको ताजमहल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आगरा शहर जो है ये बिल्कुल ताजमहल के किनारे स्थित है। उसके बाद यह नदी आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है इटावा। इटावा पहुंचती है। और इटावा की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इटावा ऐसा स्थान है, यह जिला भी है, यहाँ पर यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी, जिसको हम लोग चंबल के नाम से जानते हैं, आ करके यह नदी इटावा में ही मिलती है। और चंबल नदी जो है यह अपने आप में एक रिवर सिस्टम है, बहुत बड़ा रिवर सिस्टम। तो इसको हम लोग थोड़ा विस्तार पूर्वक समझ लें। ये है चंबल नदी। अगर चंबल नदी के उद्गम की बात करें, मतलब इसका जन्म स्थान, तो इसका जन्म होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है और उस पठार का एक भाग है विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत जिसको हम लोग नाम से जानते हैं। तो विंध्य पर्वत में एक जन्ना पाव नाम की पहाड़ी है, जन्ना पाव पहाड़ी। और ये जन्ना पाव पहाड़ी कहाँ है? तो इंदौर जिला में पड़ता है। और महू नामक जगह, महू नामक स्थान पर यह पहाड़ी है जिसका नाम है जन्ना पाव पहाड़ियां, जन्ना पाव पहाड़ियां। इन्हीं पहाड़ियों से यह नदी निकलती है चंबल। और जन्ना पाव पहाड़ी कहाँ है? इंदौर के पास, महू के पास, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है चंबल नदी का। और यह नदी मध्य प्रदेश में बहते हुए फिर राजस्थान आ जाती है। और राजस्थान से बहते हुए यह नदी उत्तर प्रदेश को चली जाती है। मतलब तीन स्टेट में इसका प्रवाह होता है। चंबल नदी जो है, चंबल नदी की विशेषता ये भी है
कि इस नदी के कारण जिस भी क्षेत्र से यह नदी गुजरती है तो बड़े बड़े बीहर बन गए हैं चंबल नदी के, क्योंकि यह नदी सीधे पठार पर से नीचे की तरफ मैदानी क्षेत्रों में आती है तो अपने साथ पहाड़ों पर से ढेर सारा गाद सिल्ट ले करके आती है और मैदानों में जो है प्रवाहित कर देती है, फैला देती है चारों ओर। और नतीजा ये निकलता है कि कोई नदी अगर उससे गुजरती है तो वह नदी जो है उन गादों को चीरते हुए कई सारे छोटे छोटे गड्ढे बना देती है, और गड्ढे इतने गहरे होते हैं कि वहां पर कोई भी छिप सकता है। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि चंबल के डाकू, देखा होगा आप लोगों ने, कई सारे नाटक आते थे पहले चंबल के डाकुओं के बारे में। तो चंबल के डाकू लोग इसी क्षेत्रों में रहा करते थे, छिप जाते थे, जिसको बीहर कहा जाता था। तो चंबल नदी गली अप्रदन या खड अप्रदन के लिए मशहूर है। तो यह नदी जो है मध्य प्रदेश से राजस्थान और राजस्थान से उत्तर प्रदेश में बहते हुए इटावा के पास आकर के यमुना रिवर में मिल जाती है। इसको हम लोग लिख ले यमुना, तब समझ में आएगा। अब चंबल नदी की कुछ खास सहायक नदियां हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। एक नदी इधर राजस्थान की तरफ से आती है। ये नदी जो है राजस्थान के राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ नामक स्थान से निकलती है, और ये कुंभलगढ़ पड़ता है, ये देखिए अरावली पर्वत श्रेणी है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत इसी को कहा जाता है, अरावली, अरावली पर्वत, जो कि आपको भूगोल में पढ़ते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी, इसी पर्वत श्रेणी के आसपास राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है राजसमंद, राजसमंद। और इसी जिले में एक स्थान का नाम है कुंभलगढ़, यहां लिख देते हैं कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के पास खमनोर की पहाड़ियां हैं, छोटी पहाड़ी है जिसका नाम है खमनोर की पहाड़ियां, या खमनोर पहाड़ियां लिख सकते हैं। इन्हीं पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी के नाम से जानी जाती है, और यह नदी जो है चंबल नदी में आकर के मध्य प्रदेश में ही सवाई माधो रामेश्वर घाट नामक स्थान पर, रामेश्वर घाट, ये कहां पड़ता है तो राजस्थान का एक जिला है सवाई माधोपुर, वहीं पर आकर के मिल जाती है सवाई माधोपुर। इसी जिले में आकर के मिल जाती है। सवाल उठता है कि आखिर ये नदी है कौन, तो इस नदी का नाम है बनास नदी, बनास। इतना समझ गए हम लोग। अब चंबल, वैसे तो चंबल में ढेर सारी नदियां हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कुछ प्रमुख नदियों का, जिनमें की एक बनास है जो कि चंबल के बाईं तरफ राजस्थान से आती है और राजस्थान में ही चंबल में मिल जाती है। अब दाईं तरफ से कुछ चंबल की प्रमुख नदियां हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। तीनों का पहले स्ट्रक्चर बना लिया जाए, उसके बाद इसको समझा जाएगा। अब देखिए ये तीन नदियां हैं,
एक नदी, इसका नाम है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा, इसको शिप्रा नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके ऊपर वाली जो नदी है इसको कहा जाता है काली सिंध, और इसके ऊपर वाली जो नदी है इसको कहा जाता है पार्वती नदी। पार्वती नदी। अब थोड़ा सा विस्तार से इन नदियों के बारे में जान लें कि आखिर इनका उद्गम स्थल कहाँ है और चंबल में ये किस स्थान पर आकर के संगम बनाती है, यानी कि मिल जाती है। तो क्षिप्रा नदी की बात हम जब करते हैं तो इसका उद्गम जो है मालवा पठार में ही विंध्य पर्वतमाला से होती है, और ये भी ग्वालियर के इंदौर के नजदीक विंध्य पर्वत श्रेणी से ही यह नदी निकलती है और आकर के मध्य प्रदेश में ही मंदसौर जिला में चंबल में आकर के मिल जाती है। और क्षिप्रा नदी की विशेषता यह है कि हिंदुओं का एक बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसको हम लोग उज्जैन के नाम से जानते हैं। उज्जैन आप लोगों ने नाम सुना होगा, ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों नगर है उज्जैन शहर, जहां महाकालेश्वर का मंदिर है, महाकाल का। उज्जैन नामक स्थान क्षिप्रा नदी के किनारे ही स्थित है। इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं काली सिंध विंध्य पर्वत श्रेणी से ही निकलती है। एग्जैक्ट स्थान देखा जाए तो ये देवास जिला पड़ता है। देवास मध्य प्रदेश का एक जिला है, और इसी जिले से यह काली सिंध निकलती है और जाकर के राजस्थान के कोटा शहर में, कोटा जो इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा हब है, जहां पर बच्चे जो है इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए बहुत सारे कोचिंग संस्थान वहां पे है, वहां पे पढ़ने के लिए जाते हैं कोटा। और कोटा चंबल नदी गुजरती है, इसी कोटा में ही काली सिंध आकर के चंबल से मिल जाती है। पार्वती नदी की अगर बात करें तो ये भी विंध्य पर्वत श्रेणी से ही निकलती है। एग्जैक्ट अगर जगह देखा जाए तो सीहोर जिला पड़ता है एमपी में। सीहोर जिला से यह नदी निकलती है और आगे बढ़ते हुए चंबल में, जिस जिला में इसका मिलन होता है चंबल के साथ, उस जिला का नाम है सवाई माधोपुर। देखो, रामेश्वर घाट भी सवाई माधोपुर जिला में है, जहां बनास नदी आके मिलती है, और पार्वती नदी भी सवाई माधोपुर जिला में ही आकर के चंबल से मिल जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने चंबल नदी के बारे में थोड़ी सी विस्तृत में जान लिया, प्रमुख इसकी सहायक नदियों के बारे में। अब आते हैं जमुना की तरफ। इटावा के बाद जमुना आगे कई नगरों को पार करते हुए बहती चली जाती है। उसी में एक नगर है उत्तर प्रदेश का, जिसको कहा जाता है जालौन। ये जिला है। इसी जिले में एक नदी जो है, बहुत ही प्रमुख नदी है, ये आकर के मिलती है जालौन नामक जिले में, और इस नदी को सिंध नदी के नाम से जाना जाता है। एक है सिंधु नदी, वो नहीं है, ये सिंध नदी है। ये आकर के जालौन जिले में मिलती है, और ये निकलती कहाँ से है, तो इसके निकलने का स्थान भी विंध्य पर्वत ही है। विंध्य पर्वत श्रेणी से ही ये निकलती है यह नदी।
एक फिर आगे की तरफ एक नगर बसा हुआ है यमुना नदी का, जिसका नाम है हमीरपुर। हमीरपुर में एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी है जो आकर के मिलती है। ये नदी निकलती है विंध्य पर्वत श्रेणी से ही। उस जगह का नाम है रायसीन। रायसेन या रायसीन दोनों कहा जाता है। इस नदी का नाम है बेतवा नदी। बेतवा नदी, बेतवा नदी। इसका पुराना नाम भी एक है जो परीक्षा में पूछा जाता है। इसका पुराना नाम बेद्रवती के नाम से, बेद्रवती नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। हमीरपुर के बाद यमुना जो है बांदा पहुंचती है, बांदा। और इस बांदा में एक और प्रसिद्ध नदी आकर के इससे मिलती है। इस नदी का नाम है केन नदी। केन नदी ये कहां से निकलती है? तो इसका उद्गम स्थल है कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी से यह नदी निकलती है। एग्जैक्ट अगर स्थान अगर देखा जाए तो कटनी से, मध्य प्रदेश में कटनी से यह नदी जो है केन नदी निकलती है। और आप लोगों ने एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना होगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को पार करते हुए यह नदी बांदा में जाकर के यमुना से मिल जाती है। और बांदा के बाद यह नदी आगे बढ़ते हुए जो भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसको हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं, प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों का संगम होता है। एक नदी और है सरस्वती, जो कि दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन कहा जाता है कि सरस्वती की धारा भी वहां बहती है। तो तीनों नदियां जो है प्रयागराज में मिली हुई हैं और इसको त्रिवेणी संगम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है, यहीं पर गंगा यमुना का संगम होता है, साथ में सरस्वती का भी संगम होता है। और तीनों नदियों का जो मिलन स्थल है वह त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, उसका भी एक बहुत बड़ा तंत्र है, बहुत बड़ा सिस्टम है। इसका ड्रेनेज एरिया भी काफी बड़ा है, लगभग 3,59,000 वर्ग किलोमीटर में यमुना अपवाह तंत्र फैला हुआ है। तो यमुनोत्री से इसका उद्गम हुआ और हम लोगों ने दोनों पार्ट में देख लिया कि कैसे यह नदी पहाड़ों से, उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, और आगे प्रवाहित होते हुए हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों से गुजरते हुए और अपने में कई सारी नदियों को समेटते हुए प्रयागराज में आकर के गंगा से मिल जाती है। और फिर गंगा आप लोग जानते ही है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में गंगा की 2 शाखा हो जाती है। एक पद्मा नदी के रूप में जो बांग्लादेश चली जाती है, और भारत में हुगली नदी के नाम से
वह बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है, जहां सुंदरबन डेल्टा का भी निर्माण करती है, बांग्लादेश में भी और पश्चिम बंगाल के भी क्षेत्रों में भी। तो इस तरह से आज का ये क्लास जो है संपन्न होता है। अगर आप लोगों को हमारा ये पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लिख भी दिया करें। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग उसके बारे में भी लिख दें, ताकि आगे चल करके मैं इसमें कुछ सुधार कर सकूं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।